नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विनिर्माण व्यवसाय यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। हाँ। अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, धुआं, है ना? बिल्कुल। चिमनियां, मशीनें, वही सब। लेकिन असल में ये क्षेत्र इससे कहीं ज्यादा बड़ा है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। हाँ, मतलब हमारे फोन से लेकर कपड़ों तक सब कुछ। सब कुछ, गाड़ियाँ, दवाएं, खाने पीने की चीजें, यहाँ तक कि जिस कप में हम कॉफी पीते हैं वो भी। ये वो दुनिया है जहाँ कच्चे माल को इस्तेमाल लायक चीजों में बदला जाता है। अच्छा। और आज की हमारी चर्चा एक ऑनलाइन सोर्स पर आधारित है जो इसी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में मतलब कैसे घुसें, बिजनेस कैसे चलाएं, कैसे आगे बढ़ाएं, इन सब पहलुओं पे रोशनी डालता है। तो हमारा मकसद यही है कि उस सोर्स से जो खास बातें हैं वो निकाली जाएं। हाँ। समझने की कोशिश करें कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग जरूरी क्यों है, कितने टाइप की होती है, अगर किसी को शुरू करना हो तो क्या स्टेप्स होंगे, क्या मुश्किलें आ सकती हैं और उनका हल क्या है। हाँ, और सबसे जरूरी फ्यूचर कैसा है इसका। बिल्कुल सही। सोर्स इसे सिर्फ चीजें बनाने का काम नहीं मानता। वो कहता है ये आर्थिक विकास, रोजगार और इनोवेशन का एक पावरफुल इंजन है। इंजन, हाँ, ये सही शब्द है। ये सच में वैल्यू क्रिएट करता है, मूल्य बनाता है। ये वैल्यू क्रिएशन या मूल्य निर्माण वाली बात, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब सिर्फ एक चीज बना देना नहीं, उसमें उपयोगिता डालना, क्वालिटी देना, उसकी एक पहचान बनाना। जैसे ये माइक जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्लास्टिक मेटल से कहीं ज्यादा है ना? हाँ, बात तो सही है। हमारे आसपास की लगभग हर फिजिकल चीज इसी प्रोसेस से गुजरी है। ये तो सच में अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जैसा लगता है। बिल्कुल। और इसका असर कई लेवल पर दिखता है। एक तो सीधा कंज्यूमर को प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन उससे भी गहरे लेवल पर, जैसा सोर्स बताता है, ये रोजगार पैदा करता है बहुत बड़े पैमाने पर। फैक्ट्री वर्कर्स से लेकर इंजीनियर, डिजाइनर, सप्लाई चेन वाले लोग, कितने ही लोग जुड़ते हैं। सही कहा। फिर ये एक्सपोर्ट्स को बढ़ाता है जिससे देश की इकोनॉमी को फायदा होता है। और लोकल लेवल पर भी सोचिए, कहीं एक फैक्ट्री लगती है तो आसपास ट्रांसपोर्ट वाले, खाने पीने वाले, छोटे सप्लायर्स, उन सब का काम भी तो चलता है ना? हाँ, ये तो पूरा एक इकोसिस्टम बन जाता है। सोर्स ये भी कहता है कि उद्यमियों के लिए फायदेमंद तो है पर चैलेंजिंग भी बहुत है। फायदेमंद क्यों? फायदेमंद शायद इसलिए कि आप कुछ ठोस बना रहे हैं, कुछ टैंजिबल, जिसका मार्केट बड़ा हो सकता है, जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं। और चुनौतीपूर्ण चैलेंज कहाँ है? चैलेंज कई हैं। पहली बात तो जैसा सोर्स बताता है, इसमें पैसा बहुत लगता है अक्सर। शुरुआती इन्वेस्टमेंट, हाँ, कैपिटल। फिर सिर्फ बनाना नहीं है, क्वालिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यू, लगातार कॉस्ट कंट्रोल में रखनी है, सप्लाई चेन ठीक रखनी है, सरकारी नियम कानून मानने हैं, और मार्केट में टिके रहने के लिए लगातार कुछ नया, कुछ बेहतर करना है। हाँ। तो ये इनोवेशन, एफिशिएंसी और बिजनेस स्ट्रैटेजी, इन सब का एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस है। हल्के में नहीं ले सकते इसको। बिल्कुल नहीं। सोर्स ही कहता है। समझ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कितने तरह के हो सकते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत बड़ा टर्म है। हाँ, बहुत बड़ा। और सोर्स इसमें क्लैरिटी लाने के लिए कुछ कैटेगरीज बताता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, हाँ, बताइए। एक तो है फूड एंड बेवरेज, मतलब खाने पीने की चीजें, जैसे चिप्स, जूस, हाँ, पैकेज्ड स्नैक्स, ऑर्गेनिक खाना आजकल बहुत चल रहा है, हेल्थ ड्रिंक्स या छोटी क्राफ्ट ब्रूरीज भी इसी में आ सकती हैं। अच्छा। और फिर है टेक्सटाइल और अपैरल, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स। हाँ, रेडीमेड कपड़े, कंपनियों की यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स वेयर जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल, या फिर आजकल जो इको फ्रेंडली फैब्रिक चल रहे हैं वो बनाना। ये भी बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा। फिर आता है फर्नीचर और होम गुड्स, घर का सामान, लकड़ी का फर्नीचर या आजकल वो मॉड्यूलर वाला। दोनों, ट्रेडिशनल लकड़ी का काम भी और मॉडर्न मॉड्यूलर किचन, ऑफिस फर्नीचर या फिर डेकोरेटिव आइटम्स। ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स, मोबाइल एक्सेसरीज, छोटे अप्लायंसेस। हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल चार्जर, कवर या फिर किसी खास तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाना। ओके। एक और बहुत जरूरी सेक्टर है केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, सैनिटाइजर। बिल्कुल, लाइफ सेविंग ड्रग्स, ओटीसी प्रोडक्ट्स, सैनिटाइजर, क्लीनिंग केमिकल्स या इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स। और एक खास तरह की मैन्युफैक्चरिंग है जिसे सोर्स कस्टम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। कस्टम मतलब ग्राहक के हिसाब से? हाँ, आप ग्राहक की खास जरूरत के मुताबिक बनाते हैं। जैसे कोई खास तरह की प्रिंटिंग का काम हो गया, या 3D प्रिंटिंग सर्विसेज, या फिर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इसमें आप किसी और बड़े ब्रांड के लिए
उनके नाम से, उनके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से प्रोडक्ट बनाते हैं। अच्छा, मतलब फैक्ट्री आपकी, माल किसी और ब्रांड का। हाँ, एक तरह से। वाह, यानी ऑप्शंस तो बहुत हैं, पर इतने सारे ऑप्शंस में से चुनना, ये भी तो एक सिरदर्द होगा। बिल्कुल, और यहीं पर सोर्सिंग एक बहुत बहुत जरूरी बात कहता है। हर टाइप की मैन्युफैक्चरिंग की अपनी अलग जरूरतें हैं, अपनी अलग चुनौतियां हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, किसी में बहुत भारी मशीनें और बहुत बड़ी जगह चाहिए होगी, जैसे कार बनाना। हाँ। किसी में जैसे दवाइयाँ या खाने की चीजें, उसमें साफ सफाई और सरकारी अप्रूवल बहुत सख्त होंगे। वो तो है। किसी में आपको बहुत हुनर वाले कारीगर चाहिए होंगे, जैसे हाथ से बनने वाला फर्नीचर। राइट। और किसी में टेक्नोलॉजी का रोल ज्यादा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फॉर्मूला सब पे फिट हो जाए। तो फिर चुनाव कैसे करें? सोर्स कहता है चुनाव करते वक्त अपना स्किल देखिए, मार्केट में डिमांड देखिए, कंपटीशन कितना है वो देखिए, कितना पैसा लगेगा, आपके पास रिसोर्सेज क्या है। इन सब बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आंख बंद करके कूदना नहीं है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है, मतलब पहले होमवर्क करना जरूरी है। बहुत जरूरी। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपना एरिया चुन लिया, निश पहचान ली, मार्केट रिसर्च भी कर ली कि हाँ भाई इस चीज की डिमांड है और मैं इसे दूसरों से बेहतर बना सकता हूँ। अब इसके बाद असली मेहनत शुरू होती होगी। हाँ बिल्कुल, रिसर्च के बाद आता है प्लानिंग और एक्शन का टाइम। सोर्स इसके लिए एक तरह का रोड मैप देता है। क्या है वो स्टेप्स? सबसे पहले तो एक डिटेल्ड बिजनेस प्लान। वो तो लोन लेने के लिए होता है ना? नहीं, लोन के लिए तो है ही, पर उससे ज्यादा ये आपके अपने लिए जरूरी है। आपका गाइड है ये। इसमें सब कुछ होना चाहिए। आपका विजन, मिशन, प्रोडक्ट क्या है, किसे बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, प्रोडक्शन कैसे होगा, मैनेजमेंट कौन देखेगा, और पैसा, बजट। हाँ, सबसे जरूरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। बजट, कॉस्ट कितनी आएगी, प्रॉफिट कितना होगा, कैश फ्लो कैसे मैनेज होगा। मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट कई जगह लगती है ना, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन, बिजली, किराया, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, सबका हिसाब। ये तो काफी डिटेल में बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर दूसरा कदम है लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जगह। फैक्ट्री कहाँ लगानी है? हाँ, ये बहुत स्ट्रेटेजिक फैसला है। क्या वहाँ रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा? क्या बना हुआ माल मार्केट तक पहुँचाना आसान है? ट्रांसपोर्ट कैसा है? बिजली, पानी। हाँ, बिजली, पानी, बाकी सुविधाएं हैं या नहीं? जगह किराए पर लेंगे या खरीदेंगे? इन सब का असर आपकी कॉस्ट और ऑपरेशन दोनों पर पड़ेगा। सही बात है। तीसरा स्टेप। तीसरा, और जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं, वो है लाइसेंस और कंप्लायंस। अच्छा। कानूनी जरूरतें। अच्छा, ये सरकारी परमिशन वगैरह। हाँ, इंडस्ट्री लाइसेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन, सेफ्टी सर्टिफिकेट्स, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एनओसी। और अगर आप फूड या फार्मा में हैं तो एफएसएसआई या ड्रग लाइसेंस जैसे खास लाइसेंस। बाप रे, ये तो लंबी लिस्ट है। और सोर्स साफ कहता है कि इनके बिना काम शुरू करना बहुत रिस्की है, कभी भी बंद हो सकता है। समझ गया। तो ये तो हो गई नींव, बिजनेस प्लान, जगह और लाइसेंस। हाँ। इसके बाद फिर प्रोडक्शन फ्लोर पर काम शुरू होगा। हाँ, फिर बात आती है ऑपरेशंस की, मतलब असल काम की। सोर्स यहाँ भी कुछ मुख्य चीजों पर फोकस करने को कहता है। जैसे कि? एक तो मशीनरी और टेक्नोलॉजी। आपको अपने प्रोडक्ट और प्रोडक्शन स्केल के हिसाब से सही मशीनें चुननी होंगी। नई खरीदें, पुरानी लें या लीज पर? ये सब देखना होगा। आपका बजट क्या है, जरूरत क्या है। यहाँ सोच समझकर किया गया इन्वेस्टमेंट लंबे समय में पैसे बचाता है। टेक्नोलॉजी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी और कॉस्ट सबको अफेक्ट करती है। ठीक है। और लोग? कर्मचारी, हाँ। वर्कफोर्स, कैसे लोग चाहिए आपको, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, भर्ती कैसे करेंगे, उनकी ट्रेनिंग कैसे होगी। और ट्रेनिंग किस चीज की? मशीन चलाने की, क्वालिटी चेक करने की, और सबसे जरूरी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की। फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट का खतरा रहता है, तो सेफ्टी ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। और माल का आना जाना? बिल्कुल। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आपको भरोसेमंद सप्लायर्स चाहिए जो सही टाइम पर, सही दाम पर रॉ मटेरियल दें। और फिर तैयार माल को स्टोर करना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका भी एक सिस्टम बनाना होगा। और बेचना कैसे है? सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन? आखिरकार माल बेचना भी तो है। कैसे बेचेंगे? सीधा कस्टमर को, या होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, रिटेल दुकानों में, या ऑनलाइन?
ये स्ट्रैटेजी आपकी पहुंच और प्रॉफिट दोनों तय करेगी। ये तो वाकई एक पूरी चेन है, हर कड़ी पर ध्यान देना है। आपने शुरू में कहा था कि इसमें पैसा बहुत लगता है, कैपिटल इंटेंसिव है ये। हाँ, सोर्स ये बात साफ कहता है। मशीनरी, जगह, रॉ मटेरियल, शुरू का स्टाफ, काफी पैसा लगता है। तो क्या छोटे लेवल पर शुरू करना मुश्किल है? मुश्किल तो है, पर नामुमकिन नहीं। लेकिन यहाँ सोर्स एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी बताता है क्या? कि अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सही हो तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कई सर्विस वाले बिजनेस के मुकाबले ज्यादा तेजी से स्केल कर सकता है, मतलब बढ़ सकता है। अच्छा। कैसे? देखिए, एक बार आपका सिस्टम सेट हो गया, मशीनें लग गईं, प्रोसेस बन गया, तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ज्यादा माल बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो सकती है। सर्विस बिजनेस में स्केल करने के लिए अक्सर उतने ही ज्यादा लोग चाहिए होते हैं। ये बात तो है। मतलब पोटेंशियल बड़ा है अगर इस शुरू की बाधाएं पार कर ली तो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये बाधाएं या चुनौतियां, ये सिर्फ शुरू में आती हैं या चलती रहती हैं? सोर्स क्या कहता है इस बारे में? कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? चुनौतियां तो देखिए बिजनेस का हिस्सा है, वो बदलती रहती हैं पर रहती जरूर है। सोर्स कुछ कॉमन चुनौतियों की बात करता है। जैसे? एक तो वही हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, शुरू में पैसा जुटाना। ठीक है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल, लगातार एक जैसी अच्छी क्वालिटी देना, जरा सी गड़बड़ हुई और नाम खराब। हाँ, ये तो है। तीसरा सप्लाई चेन में रुकावटें, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिला, कभी ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो गई, कभी कोई ग्लोबल प्रॉब्लम आ गई, आपका प्रोडक्शन रुक सकता है। जैसे अभी पीछे हुआ था चिप्स की कमी का। बिल्कुल। वही। फिर बढ़ती हुई कॉस्ट, रॉ मटेरियल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी हो रही है, लेबर कॉस्ट बढ़ रही है, इससे प्रॉफिट पर प्रेशर आता है। फिर स्किल्ड लेबर, सही। हुनर वाले लोग मिलना और फिर उन्हें कंपनी में रोक कर रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर जब कंपटीशन ज्यादा हो। लोग छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, फिर टेक्नोलॉजी का बदलना, नई मशीनें, नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उनके साथ अपडेट रहना, उसमें इन्वेस्ट करना, ये भी एक चैलेंज है। और वो लाइसेंस वाला? हाँ, रेगुलेटरी कंप्लायंस, नियम कानून बदलते रहते हैं, उनका पालन करना जरूरी है। इसमें भी टाइम और पैसा लगता है। उफ, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ऐसा लगता है मैन्युफैक्चरिंग में टिके रहना ही अपने आप में बड़ा काम है। तो क्या सोर्स सिर्फ प्रॉब्लम ही गिनाता है या कुछ हल भी बताता है? नहीं, यही तो अच्छी बात है सोर्स की। वो सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, सोल्यूशन की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, क्या सॉल्यूशंस हैं? जैसे कॉस्ट और लेबर वाली चुनौतियों के लिए सोर्स ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी अपनाने की बात करता है। रोबोट्स? हाँ, मतलब जहां मुमकिन हो, जो काम बार बार होते हैं उन्हें ऑटोमेट करना। इससे एफिशिएंसी बढ़ती है, गलतियों की गुंजाइश कम होती है। ठीक है। सप्लाई चेन वाली प्रॉब्लम के लिए? उसके लिए सप्लायर्स में डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक ही सप्लायर पे डिपेंड मत रहो, 2-3 ऑप्शन रखो, एक जगह दिक्कत हो तो दूसरे से काम चल जाए। ये तो स्मार्ट है। और क्वालिटी और स्किल वाली दिक्कत? उसके लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना, उन्हें नई मशीनें सिखाना, क्वालिटी के बारे में बताना, उन्हें मोटिवेटेड रखना। और एफिशिएंसी बढ़ाने, बर्बादी कम करने के लिए एक बहुत पॉपुलर तरीका है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये क्या होता है? लीन का मतलब है दुबला पतला। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का फंडा ये है कि प्रोडक्शन प्रोसेस से हर वो चीज हटा दो जो वैल्यू ऐड नहीं करती। मतलब टाइम की बर्बादी, जरूरत से ज्यादा माल बना के रखना, इन्वेंट्री, बिना वजह चीजों को इधर उधर करना या डिफेक्टिव माल बनाना, ये सब वेस्ट है। लीन इसे कम करने पे फोकस करता है। अच्छा, इससे कॉस्ट कम होती होगी? कॉस्ट भी कम होती है और पूरी प्रोसेस ज्यादा फ्लेक्सिबल और तेज हो जाती है। और मार्केट में बने रहने के लिए? उसके लिए लगातार इनोवेशन, सिर्फ प्रोडक्ट में नहीं, प्रोसेस में, मार्केटिंग में, कस्टमर सर्विस में, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर करने की सोचते रहना। ये लीन और ऑटोमेशन, ये सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं। क्या छोटे बिजनेस भी ये सब कर सकते हैं? ये सवाल बिल्कुल जायज है। सोर्स शायद सीधे सीधे ना कहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए है। तो छोटे वाले क्या करें? देखिए, हो सकता है छोटा बिजनेस पूरी फैक्ट्री ऑटोमेट ना कर पाए, लेकिन वो अपनी प्रोसेस को आसान बनाने पर, वेस्ट कम करने पर तो फोकस कर ही सकता है ना। हाँ, वो तो कर सकता है। शायद किसी 1-2 काम के लिए सस्ती ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले। लीन का मतलब महंगा नहीं, स्मार्ट होना है। ट्रेनिंग देना, एक से ज्यादा सप्लायर रखना, ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, तो हमने आज की बात की, चुनौतियों और समाधानों की बात की। अब जरा फ्यूचर में झांकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य कैसा दिख रहा है? सोर्स ने इंडस्ट्री 4.0 का जिक्र किया था। ये क्या चीज है भाई? इंडस्ट्री 4.0
ये असल में चौथी औद्योगिक क्रांति है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। चौथी। पहली तीन कौन सी थी? पहली स्टीम इंजन वाली, दूसरी बिजली और मास प्रोडक्शन वाली, तीसरी कंप्यूटर्स और शुरुआती ऑटोमेशन वाली, और अब ये चौथी। ओके, तो इस चौथी में क्या है? सोर्स इसे मैन्युफैक्चरिंग के फ्यूचर की तरह देखता है। इसका मतलब है स्मार्ट फैक्ट्रीज। स्मार्ट फैक्ट्रीज मतलब सोचने वाली फैक्ट्री? हाँ, एक तरह से, जहां फिजिकल दुनिया यानी मशीनें और डिजिटल दुनिया यानी डेटा और सॉफ्टवेयर आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें कई टेक्नोलॉजी एक साथ काम करती हैं। कौन कौन सी? जैसे IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीनें, सेंसर सब आपस में कनेक्टेड हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। AI और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी चेक, मशीन कब खराब हो सकती है इसका अंदाजा लगाने, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इन सब में मदद करती है। अच्छा। रोबोटिक्स और एडवांस्ड रोबोट्स जो इंसानों के साथ मिलकर ज्यादा सेफली काम कर सकें, कोबोट्स। कोबोट्स नया शब्द है। हाँ, फिर बिग डेटा एनालिटिक्स, इतना सारा जो डेटा मशीनों से आ रहा है उसे एनालाइज करके पैटर्न समझना, बेहतर फैसले लेना। क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा स्टोर करने और कहीं से भी एक्सेस करने के लिए, और 3D प्रिंटिंग भी। 3D प्रिंटिंग से पूरी कार बन सकती है क्या? पूरी कार शायद अभी नहीं, पर पार्ट्स, प्रोटोटाइप या छोटे बैच में कस्टम चीजें बनाने में ये बहुत काम आ रही है। बाप रे, ये तो सच में साइंस फिक्शन जैसा लग रहा है। फैक्ट्रियां खुद ही सब कर लेंगी तो फिर इंसानों का क्या होगा? उनकी जरूरत कम हो जाएगी? ये चिंता बहुत लोगों को है। सोर्स इस पर सीधे जवाब शायद ना दे, पर इंडस्ट्री 4.0 का मतलब इंसानों को हटाना नहीं है, बल्कि उनके काम करने का तरीका बदलना है। अच्छा। कैसे? हाँ। हो सकता है जो काम बहुत रिपीटेटिव है या खतरनाक हैं वो पूरी तरह ऑटोमेट हो जाए, लेकिन इंसानों की जरूरत बढ़ेगी डेटा को समझने के लिए, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्रिएटिव कामों के लिए। स्किल्स नई चाहिए होंगी। मतलब जॉब्स खत्म नहीं होंगी, बदल जाएंगी। हाँ, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं, जॉब्स का नेचर बदलेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी के अलावा फ्यूचर में और क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं? टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक और बहुत बड़ा ट्रेंड जो सोर्स में भी हाईलाइटेड है वो है सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता और इको फ्रेंडली प्रोडक्शन। मतलब पर्यावरण का ध्यान रखना। बिल्कुल। अब कस्टमर, इन्वेस्टर्स, सरकारें सब इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं कि चीजें बन कैसे रही हैं, क्या प्रोसेस एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, क्या रिसोर्सेज ठीक से इस्तेमाल हो रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, क्या एथिकल तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो फ्यूचर की फैक्ट्री सिर्फ स्मार्ट नहीं होगी, जिम्मेदार भी होगी। बिल्कुल, सोर्स का निचोड़ यही है। फ्यूचर में वही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कामयाब होंगे जो इनोवेशन को जिम्मेदारी के साथ जुड़ेंगे। इनोवेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लगा लेना काफी नहीं होगा, आपको ये भी दिखाना होगा कि आप एनवायरनमेंट और सोसाइटी का ध्यान रखते हैं। जैसे सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, वेस्ट कम करो, चीजों को रिसाइकल, रीयूज करो। ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करना, पानी बचाना, वर्कर्स के लिए सेफ माहौल बनाना, ये सब फ्यूचर के सक्सेसफुल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल का हिस्सा होंगे। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या बन रहा है, बल्कि ये भी उतना ही जरूरी है कि कैसे बन रहा है। वाह, तो ये थी हमारी आज की बातचीत मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की दुनिया पर उस ऑनलाइन सोर्स के आधार पर। हमने समझा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने तरह का हो सकता है, शुरू करने के स्टेप्स क्या हैं, मुश्किलें क्या आती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए, और फ्यूचर किधर जा रहा है। हाँ, अगर संक्षेप में कहूँ तो मैन्युफैक्चरिंग एक कॉम्प्लेक्स, डायनामिक पर बहुत ज़रूरी फील्ड है। सोर्स से ये साफ है कि मौके बहुत हैं, पर चुनौतियाँ भी ज़बरदस्त हैं। सफल होने के लिए अच्छी प्लानिंग, बदलते माहौल में ढलने की काबिलियत यानी अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, लगातार सीखने की इच्छा और फ्यूचर ट्रेंड्स पर नजर रखना, ये सब बहुत जरूरी है। ये सिर्फ मशीन चलाने का काम नहीं है, ये पूरा एक इकोसिस्टम बनाने और चलाने जैसा है। बिल्कुल सही कहा। और भविष्य की बात करते हुए ये जो स्मार्ट फैक्ट्री, AI, रोबोटिक्स और सस्टेनेबिलिटी की बातें हुई, इससे एक सवाल मेरे मन में आ रहा है सोचने के लिए। क्या? कि जैसे जैसे ये नई टेक्नोलॉजी मेन स्ट्रीम होंगी, फैक्ट्रियां और ऑटोमेटेड और डेटा ड्रिवन होंगी,
तो जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स हैं उनका क्या होगा? अच्छा सवाल है। वो हुनर जो कारीगरों के हाथ में है या पुरानी मशीनों को चलाने ठीक करने की जो एक्सपर्टीज है, क्या वो धीरे धीरे बेकार हो जाएगी? या फिर क्या ये पुराने स्किल्स इन नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कुछ नया रूप लेंगे? एक हाइब्रिड मॉडल बनेगा जहां एक्सपीरियंस और टेक्नोलॉजी साथ साथ चलेंगे। ये सोचना दिलचस्प है कि फ्यूचर का स्किल्ड वर्कर कैसा दिखेगा। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद जवाब इन दोनों के बीच में कहीं हो।